मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। मेरे चैनल पर कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 क्वेश्चन वाला सीरीज चल रहा था। वो वाला जो सीरीज है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को अभी भी मिल जाएगा, जिसमें मैं क्या करता था 10 क्वेश्चन लेता था और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता था। तो वही वाली सीरीज ना मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। मैं रोज जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 क्वेश्चन लूंगा और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये डेली आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज ये वाली वीडियो आप लोगों को दूं। सुबह 7 बजे ये अपलोड हो जाएगा डेली प्रैक्टिस सेट के नाम से, और ये इसका पहला भाग है। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके सीजीपीएससी सीजी व्यापम दोनों ही परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी परीक्षा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला जो सीरीज है काफी बढ़िया हो सकता है। तो आप लोग इसको रोज देखिएगा, सुबह 7 बजे मैं इसको अपलोड कर दिया करूंगा। तो ये इसका पहला भाग है, देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिया है। आप में से काफी सारे लोगों का कमेंट था कि सर आप वो जो 50 क्वेश्चन वाला जो सीरीज में चला रहा था जनवरी फरवरी में, सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई ना 14 फरवरी 2021, उसके पहले, तो जो 50 क्वेश्चन वाला सीरीज है उसको फिर से चालू करने को बोल रहे हैं काफी सारे लोग। लेकिन जो 50 क्वेश्चन है वो डेली तैयार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन है ये मैं डेली तैयार कर ही सकता हूं। और मेरे पास काफी सारा पुराना भी पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी काट छांट करके उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस निकाल सकता हूं। और क्वेश्चन ना रिपीट भी होंगे, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर आप वही वही क्वेश्चन ले रहे हो, क्योंकि ये मैं डेली लेकर के आऊंगा तो काफी कुछ रिपीट भी होगा। और जहां तक मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा नोट मत करिएगा, क्योंकि डेली आएगा और काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो वो चीज जो है आपके दिमाग में घुसता रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिरौदपुरी में निर्मित जैत खाम की ऊंचाई कौन सी है। ये जो गिरौदपुरी है ये कहां पर है? बलौदा बाजार में। काफी बार पूछा गया है कि गिरौदपुरी कहां पर है। गिरौदपुरी किससे संबंधित है? तो सतनामी पंथ से संबंधित है। जो हमारे सतनामी बंधु हैं उनसे संबंधित है ना गिरौदपुरी। उनका पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। गिरौदपुरी में ही बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है 18 दिसंबर 1756 को हुआ था, गुरु घासीदास जी का जन्म। और इसी दिन 18 दिसंबर को ही गुरु घासीदास जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो ये सारा कुछ भी पूछा गया है। उसके बाद बोल रहा है कि गिरौदपुरी में निर्मित जैत खाम की ऊंचाई कितनी है। तो ये जैत खाम क्या है? तो जैत खाम ना एक तरह से आप बोल सकते हो एक मीनार या फिर एक टावर जैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा फोटो वगैरह में, पिक्चर वगैरह में। तो जो जैत खाम है इसके संबंध में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहां पर है। काफी बार पूछा गया है। तो जैत खाम कहां पर है? गिरौदपुरी में है। किस जिले में है? बलौदाबाजार जिले में। एक ये भी पूछा जाता है कि जैत खाम का संबंध किन से है। तो भाई किन से है ये जो है हमारे सतनामी बंधुओं से है। क्वेश्चन पर आते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिएगा आप लोग ना साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर जैसा भी आपको सही लगे आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। नीचे कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, उसमें आप लोग आंसर लिखिएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 77 मीटर। ध्यान रखेंगे कितनी है इसकी ऊंचाई, जैत खाम की ऊंचाई। तो 77 मीटर में है, ध्यान रखेंगे। अगर फीट की बात करें तो 243 फीट। फीट में कितनी है? 243 फीट। तो आपको फीट भी याद रखना है और मीटर भी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो गिरौदपुरी का जो जैत खाम है ये ना कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार कहां पर है? वो दिल्ली में है ना, दिल्ली में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था कुतुब मीनार को। तो ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? तो 72.5 मीटर। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर। तो ये लगभग 4.5-5 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार से। तो ध्यान रखना 77 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सही आंसर किया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर संभाग में है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। नदी, उसके उद्गम स्थल, और वो मतलब वो किस नदी से मिलता है, कहां पर मिलता है, ये सब। तो बोल रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल, उद्गम का मतलब नदी जहां से निकलती है, बस्तर संभाग में
है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं है इसमें, तो सही है गलत है, ऐसे बोलता है ना, सत्य कथन असत्य कथन, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि कौन सी नदी का उद्गम बस्तर संभाग में है। तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो देखिएगा यहां पर जो इंद्रावती नदी है, बस्तर की जीवन रेखा कही जाती है, बस्तर की प्रमुख नदी है ना इंद्रावती। उसके बाद दिया हुआ है सबरी नदी, ये भी बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, विशेष करके जो उड़ीसा तरफ जो एरिया लगता है ना बस्तर का, तो उस तरफ ये प्रवाहित होती है बस्तर, उसके बाद सुकमा जिले में। और सबरी नदी के तट पर ही सुकमा है, कोंटा है, ये जो नगर है ना, सुकमा नगर, कोंटा नगर। उसके बाद इंद्रावती नदी के तट पर बात करूं तो बस्तर संभाग का जो सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा शहर जगदलपुर, वो जो है इसी इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि बस्तर जिला का जिला मुख्यालय भी है। इंद्रावती नदी में ही क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती नदी के तट पर ही बारसूर है, भोपालपट्टनम है, ये सब चीज। अच्छा, एक बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से यह नदी प्रवाहित होती है। तो ये वहां की काफी इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद देखिएगा कोटरी नदी, कोटरी नदी भी ना बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। उसके बाद नारंगी नदी की बात करूं तो ये भी काफी मतलब ये भी महत्वपूर्ण नदी है, नारंगी नदी भी, जो कि बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अच्छा, नारंगी नदी से संबंधित ना एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विशेष करके सीजी व्यापम में मैंने इसको बार बार देखा है, वो ये कि कोंडागांव किस नदी के तट पर है। कोंडागांव जो कि बस्तर संभाग का एक जिला है ना, और जो कोंडागांव का जो जिला मुख्यालय है, जो कोंडागांव शहर है, उसके संबंध में पूछा जाता है कि भाई कोंडागांव किस नदी के तट पर है, तो वो नारंगी नदी के तट पर है। काफी बार पूछा गया ये, और अभी भी पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछेगा कि नारंगी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है। तो आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा, मैं आशा करता हूं, और सही आंसर किया होगा। चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं। इंद्रावती नदी की अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो उद्गम है, ये उड़ीसा जो है ना हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले के मुंगेर पर्वत से निकलती है इंद्रावती नदी। मतलब इसका उद्गम जो है बस्तर, क्या भाई, पूरे छत्तीसगढ़ से ही बाहर से निकल रहा है ये, मतलब बस्तर संभाग के बाहर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से भी हो रहा है, मतलब दूसरे राज्य से इसका उद्गम हुआ है। उसमें सबरी नदी की अगर मैं बात करूं तो ये जो सबरी नदी है ना, इसका उद्गम भी उड़ीसा राज्य के कोरापुट क्षेत्र से हुआ है। कोरापुट एक जिला है, तो वहां से इसका उद्गम हुआ है सबरी नदी का। उसके बाद देखिएगा कोटरी नदी, कोटरी नदी का उद्गम हमारे छत्तीसगढ़ से ही हुआ है, लेकिन बस्तर संभाग से इसका उद्गम नहीं होता है। कोटरी नदी कहां से निकलती है, तो राजनांदगांव जिले के दक्षिण में तहसील है मोहला मानपुर, तो उस तरफ से निकलती है कोटरी नदी, और ये जो है दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, और कांकेर नारायणपुर होते हुए वो फिर बाद में इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो ये तीन नदियां, भाई चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो तीन तो बस्तर संभाग के बाहर से निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो चौथा वाला वही आंसर होगा। जी हाँ, इसका आंसर है नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो बस्तर संभाग का एक जिला है कोंडागांव, मैंने भी बताया ना, तो कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। बाकी तीन जो है ये बस्तर संभाग के बाहर से निकलती हैं। इन तीनों में से भी ना ये जो दो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती और सबरी। इसको कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि किन नदियों का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है, मतलब कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इंद्रावती और सबरी नदी, इन दोनों का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के बाहर से हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंद्रावती और सबरी, इन दोनों के अलावा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली और कौन कौन सी नदी है जिनका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो बताइएगा ये कमेंट करके आप लोग। तो इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा, नारंगी नदी इसका राइट आंसर है, जो कि हमारे मतलब बस्तर संभाग से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटे कल्याण क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कटे कल्याण, तो देखिएगा कटे कल्याण, सबसे पहला तो आपको यह मालूम होना है कि भाई ये कटे कल्याण है कहां पर। तो ये जो कटे कल्याण है ये दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। दंतेवाड़ा जिला कहां पर है, हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, बस्तर संभाग में है ना कटे कल्याण जिला, सॉरी दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा जिला का एक स्थल है कटे कल्याण। तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। अब यहां पर कई सारे लोगों का जो दिमाग है, दंतेवाड़ा
नाम सुनते ही वो लोग क्या टिक कर देंगे, लोहा। तो नहीं भैया, कटे कल्याण में लोहा नहीं मिलता है। उसके बाद देखिएगा कोयला, भाई कोयला तो दक्षिण में जहां तक कहीं नहीं मिलता है। कोयला दक्षिण में बस्तर क्षेत्र में कोयला तो अधिकतर कहां मिलता है, उत्तरी क्षेत्र में मिलता है कोयला। तो कोयला तो हो ही नहीं सकता। सोना, सोना का ना कुछ कुछ भंडार इधर उधर देखने को मिलता है। बस्तर ना, जो बस्तर क्षेत्र है वो टीन के लिए भी जाना जाता है। तो यहां पर जो लोहा है, मैंने बताया कि लोहा नहीं है, लेकिन आप जो है कोयला को आराम से हटा सकते हो, सोना को भी हटा सकते हो, बच गया आपका लोहा और टीन। लेकिन लोहा जो है कटे कल्याण में नहीं मिलता है। लोहा जो है दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला हो गया, बैलाडीला की पहाड़ियां, किरंदुल की पहाड़ियां, बचेली, इन सब क्षेत्रों में जो है प्राप्त होता है लोहा। वही बस्तर संभाग के और काफी सारे क्षेत्रों में लोहा प्राप्त होता है, जैसे कि नारायणपुर, कांकेर, इस तरफ का जो रावघाट क्षेत्र है वहां से भी लोहा प्राप्त होता है। और ये जो कटे कल्याण है ना, ये टीन के लिए बड़ा फेमस है, तो ध्यान रखना टीन। और टीन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी है। उसमें भी जो दक्षिण वाला जो भाग है ना, वो जो दंतेवाड़ा सुकमा वाला भाग, ये विशेष करके टीन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस क्वेश्चन का भी आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिडनेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है। ये वाला क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है मैंने रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। मुझे इसलिए ये अच्छे से याद है क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को लिया था तब मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था, इसलिए मुझे ये याद है कि मैंने इसको लिया है। तो डिडनेश्वरी मंदिर, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये फलाना मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस स्थान में स्थित है, यहाँ पर किस देवता का मूर्ति है, मंदिर है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, डिडनेश्वरी मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है भाई, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। पहले आप लोग पहले कमेंट करिए, नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आंसर करता है। तो ये जो डिडनेश्वरी मंदिर है ना, ये बिलासपुर जिले में स्थित है। कहां पर, बिलासपुर जिले में। अब बिलासपुर जिले का यहां पर कौन सा स्थल आप लोगों को दिख रहा है, तो देखिएगा यहां पर जो मल्हार है ये बिलासपुर में है, आरंग कहां पर है, रायपुर में है, खल्लारी कहां पर है, ये आपके महासमुंद में है। उसके बाद जो रतनपुर है ये बिलासपुर में है। तो मैंने बिलासपुर बोला तो रतनपुर और मल्हार। तो ये जो डिडनेश्वरी मंदिर है ये कहां पर है, मल्हार में, जो कि देवी मंदिर है, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। अच्छा, ये जो मल्हार है ना, यहीं से चतुर्भुज विष्णु जी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से गोमुख शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। भीम कीचक मंदिर भी यहीं पर है, भीम कीचक मंदिर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। खल्लारी, खल्लारी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका प्राचीन नाम खल्ल वाटिका मिलता है। रतनपुर में तो भाई मां महामाया का मंदिर है जो कि बिलासपुर में है। तो आंसर क्या होगा आपका, मल्हार, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नागवंश के शासकों ने शासन किया था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो इसका जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नागवंश के शासकों ने शासन किया था। देखो, अगर नागवंश की मैं बात करूं ना, तो ये इन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर लंबे समय तक शासन किया है। मतलब जैसे भारत में गुप्तों ने शासन किया, मौर्यों ने शासन किया, या फिर हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर पल्लव, उनके जैसा तो इनका कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन अलग अलग समय में इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया है। तो इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं नागवंशीय शासकों की। छोटे छोटे राज्य इनके हुआ करते थे, थोड़े बड़े आकार के भी होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े देखने को नहीं मिले हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी नागवंशीय शासकों का 2 स्थानों पर जिक्र मिलता है। मतलब कि जो नागवंशी शासक हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों से शासन करते हैं, और इनकी स्थिति काफी अच्छी थी, मजबूत थी। विशेष करके दक्षिण में जो नागवंशी शासन करते थे उनका। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो बस्तर और कांकेर नहीं है, ये बस्तर और कवर्धा, कवर्धा जिसको कबीरधाम बोला जाता है ना। तो बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहां पर कौन से नागवंशी। तो बस्तर क्षेत्र में छिंदक, बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासक। और वहीं कवर्धा की बात करें, कबीरधाम जिले की, तो यहां पर फणी नागवंशी,
यहाँ ये छिंदक नागवंशी, दोनों के आगे आपको नागवंशी लगाना है। बस्तर में छिंदक नागवंशी, कवर्धा में फणी नागवंशी। तो ये काफी बार पूछा गया है, कई बार ऐसे ही पूछ देगा कि भाई कवर्धा में नागवंश के शासकों, कौन से नागवंश के शासकों ने शासन किया, या फिर फणी नागवंश के शासकों ने कहां शासन किया, इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिएगा इन दोनों के द्वारा ना, जो छिंदक नागवंश है जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया और बारसूर को इन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी, और इन्होंने ना बारसूर में काफी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, जैसे कि बत्तीसा मंदिर हो गया, मामा भांजा मंदिर हो गया, चंद्रादितेश्वर मंदिर हो गया, उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा, विशाल प्रस्तर से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा, वो भी जो है बारसूर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बारसूर में इन्होंने बहुत सारे तालाब भी खुदवा रखे थे, किन्होंने, छिंदक नागवंशी शासकों ने। वहीं अगर मैं बात करूं फणी नागवंशी शासकों की, तो फणी नागवंशी शासकों ने भी बहुत सारे निर्माण कार्य किए थे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव माने जाते हैं। जैसे कि एक तो आपका हो गया भोरमदेव मंदिर, कवर्धा में है ना भोरमदेव मंदिर, भाई उसको तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। खजुराहो में जो है ना मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, तो उससे काफी कुछ मिलता जुलता है भोरमदेव मंदिर, इसी कारण उसको जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। काफी बार पूछा भी गया है कि किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा फणी नागवंशी शासकों ने एक और मंदिर बनवाया था, मड़वा महल। मड़वा महल हमारे छत्तीसगढ़ में ना, मड़वा का मतलब विवाह होता है, तो ये जो मड़वा महल है ये विवाह के लिए बनवाया गया था। उसके बाद एक और है छेरकी महल। छेरकी का मतलब होता है बकरी, तो इनके द्वारा जो छेरकी महल बनवाया गया था ना, उसमें से बकरी की गंध आती है, इसी कारण उस महल को, उस मंदिर को जो है छेरकी महल नाम दिया गया है। तो इन दोनों, मतलब जो दोनों नागवंशी शासक जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया, तो इन्होंने स्थापत्य कला में काफी काम किया है। जो छिंदक नागवंशी थे उनके उदाहरण हमको बस्तर के जो बारसूर में देखने को मिलते हैं, जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बस्तर जिले में एक और स्थान है नारायणपाल, नारायणपुर नहीं नारायणपाल, जो कि इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है। वहां पर भी इन्होंने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा और काफी सारे छोटे छोटे उदाहरण देखने को मिलते हैं बस्तर क्षेत्र में नागवंशी शासकों के स्थापत्य कला का। वही जो फणी नागवंशी है इनका कवर्धा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो स्थापत्य कला में इन दोनों ही राजवंशों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। आई होप कि इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुरु घासीदास जी से संबंधित है। तो बोल रहा है, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की खोज किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो देखिएगा गुरु घासीदास जी से संबंधित काफी कुछ पूछा जाता है, चाहे आपका सीजी व्यापम से संबंधित कोई भी परीक्षा हो या फिर सीजी पीएससी। वैसे सीजी व्यापम की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर थोड़े से कम होते हैं। मतलब अभी जैसे कि जो एक एग्जाम होने वाला है ना, मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक, तो उसमें मात्र 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जबकि सीजी पीएससी में फिक्स होता है 50 क्वेश्चन। लेकिन सीजी व्यापम में ना वो पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहीं पर 20 होता है, कहीं पर 25 होता है, कुछ में ज्यादा भी पूछा जाता है। तो उसको आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। तो आप इसका आंसर करिएगा, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की खोज किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो जल्दी से आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो देखिएगा, जैसे कि हम लोग महात्मा बुद्ध जी के विषय में पढ़ते हैं, महावीर स्वामी जी के विषय में पढ़ते हैं कि उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे कि बोधि वृक्ष महात्मा बुद्ध से संबंधित है ना, बोधि वृक्ष। तो वैसे ही हमारे जो बाबा गुरु घासीदास जी हैं, तो इन्होंने भी तपस्या की थी, साधना की थी। अब भाई कहीं ना कहीं तो बैठ के साधना की रही होगी ना किसी पेड़ के नीचे, तो इनको ज्ञान प्राप्ति की खोज किस वृक्ष के नीचे हुई थी? सरई की अगर मैं बात करूं, इसको साल बोला जाता है हिंदी में, और ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। सागौन ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख वृक्ष है। पीपल तो भाई बड़ा मतलब पवित्र भी माना जाता है, और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तेंदू जो है एक वृक्ष है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जाता है। तेंदू पत्ता आप लोगों ने सुना होगा ना, तेंदू पत्ता संग्रहण चलता है, जिसके लिए काफी सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। तेंदू पत्ता संग्राहक, तेंदू पत्ता संग्राहक लोगों को जो है चरण पादुका बांटी गई थी ना किसी समय में। आप लोग बताइएगा, तेंदू पत्ता
संग्रहक चरण पादुका योजना कब किसने शुरू की थी, बताइएगा अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये जो इसका आंसर होगा तेंदू। देखिएगा जो गुरु घासीदास जी थे ना, इनको एक बोला जाता है औरा धौरा वृक्ष, औरा और धौरा ये दो वृक्ष है, साथ में तेंदू, तो ये तीन वृक्ष बताए जाते हैं। औरा वृक्ष, औरा इसका मतलब होता है आंवला, हमारे छत्तीसगढ़ में आंवला को क्या बोलेंगे, औरा। तो ये औरा, दूसरा है धौरा और ये है तेंदू। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गुरु घासीदास जी से संबंधित काफी चीजें हैं जो अक्सर पूछा जाता है, तो उसको आप लोग पढ़िएगा, अक्सर पूछा ही जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जिले के सर्वप्रथम 3 तहसीलों का गठन किया गया, निम्न में से कौन सा एक तहसील नहीं था। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिएगा, काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। तो देखिएगा, जब हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में गया, कब गया भाई हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में, तो 1854 में। 1854 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चला रखी थी, हड़प नीति, उसी के तहत जो है हमारा छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, वो मराठों के अधीन था, और 1854 में नागपुर के जो मराठा शासक थे उन्हीं के अधीन हमारा छत्तीसगढ़ था। तो नागपुर का जो मराठा साम्राज्य है, मराठा राज्य है, वो अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है, तो उसी के साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी चला जाता है। और फिर यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो फिर नई नई शासन विधियां, प्रशासनिक विधियां वो सब लागू करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलों का गठन किया। सर्वप्रथम सबसे पहले जो है तहसीलों का गठन किया गया, और तहसीलों में कितने तहसील बनाए गए, तो 3 तहसील। उससे पहले तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ एक तहसील हुआ करता था मराठा काल में, नहीं जिला हुआ करता था, सॉरी, जिलेदार नियुक्त किया जाता था ना 1830 से 1854 तक, जिस समय वो मराठों का शासन था, तो उस समय जिलेदारों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये एक जिला था छत्तीसगढ़। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो इन्होंने जो है तहसीलों का निर्माण किया, और पहली बार 3 तहसील गठित किए। तो आपको बताना है कि कौन सा एक तहसील नहीं था। तो भाई रायपुर था, रायपुर तहसील था, रतनपुर भी था, धमतरी भी था, बिलासपुर नहीं था। ध्यान रखेंगे, बिलासपुर को तहसील नहीं बनाया गया था, उसके स्थान पर रतनपुर को तहसील बनाया गया था। ये बात है 1856 की। 1856 में 3 तहसील बनाए गए। इसके बाद 1857 में क्या किया गया, धमधा इसको तहसील बनाया गया 1857 में। साथ ही साथ नवागढ़, मतलब 1857 में 2 नए तहसील गठित किए गए। 1856 में 3, रायपुर, धमतरी और रतनपुर, और 1857 में धमधा और नवागढ़। बाद में ना धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बना दिया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिएगा। जमाबंदी व्यवस्था किस कलचुरी शासक द्वारा लागू की गई थी। जमाबंदी व्यवस्था काफी बार पूछा गया है, और इसी जमाबंदी व्यवस्था का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण के पीछे भी तर्क दिया जाता है। तो देखिएगा, जमाबंदी व्यवस्था ये किससे संबंधित है, तो कलचुरी राजा कल्याण साय से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, कलचुरी वंश के शासक थे कल्याण साय, तो उनसे संबंधित है जमाबंदी व्यवस्था। तो देखिए कल्याण साय ने क्या किया, अपनी जमाबंदी व्यवस्था के तहत इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को 18 गढ़ों में बांट दिया। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, टोटल कितने गढ़, 36 गढ़। आगे चल करके एक अंग्रेज इतिहासकार हुए जिसका नाम था चिस्म। तो इस चिस्म ने ना कल्याण साय की इसी जमाबंदी व्यवस्था के आधार पर ये जो 36 गढ़ थे, शिवनाथ के उत्तर में 18, शिवनाथ के दक्षिण में 18, तो इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर ये बोला कि भाई इन्हीं के आधार पर जो है इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ बोला, इस टाइप से इसने बोला। तो ध्यान रखना है आपको कल्याण साय की जमाबंदी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, कलचुरी शासक किसके उपासक थे। मतलब जो कलचुरियों ने हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 600 वर्ष तक शासन किया ना, कलचुरियों ने 600 से भी ज्यादा, लगभग 700, 600, 700 वर्ष इन्होंने शासन किया। तो ये किसके उपासक थे, ये आपको बताना है। तो ये ना शिव जी के उपासक थे, अर्थात ये लोग क्या थे, शैव थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जितने भी हमारे यहाँ राजवंश हुए हैं वो किसके उपासक थे, ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा।
सर्वप्रथम किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रशासकीय कामकाज के रूप में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा अथवा लिखा? तो देखिएगा, आपको बताना है कि सबसे पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने प्रशासकीय कामकाज के रूप में, मतलब जो प्रशासनिक कामकाज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ होगा, तो उसमें छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा अथवा लिखा। मतलब कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कब कहा गया शासकीय पत्रों में, शासकीय कागजों में, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट जो कि 1795 के आसपास छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था और इसने जो है बिलासपुर गजेटियर में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो ये काफी बार पूछा गया है। कैप्टन स्मिथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन स्मिथ जो वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार करने गया था सिडवेल, ये कौन था? तो जो हमारे शहीद वीर जो क्या नाम है उनका, शहीद वीर हनुमान सिंह, जो कि सिपाही थे ब्रिटिश सेना में, तो उन्होंने ना इसी सिडवेल की हत्या कर दी थी। इलियट ये पहला डिप्टी कमिश्नर था हमारे छत्तीसगढ़ का, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। और ये जो सीरीज है जो जिसको कि मैंने बंद कर दिया था, काफी पहले आ रहा था 10 क्वेश्चन वाला सीरीज, तो क्या इसको चालू रखना है या फिर ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो जा रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव मुझे दीजिएगा। तो ये लगभग 25 मिनट का वीडियो बन गया 10 क्वेश्चन के लिए। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप 10 क्वेश्चन को आधा घंटा लगा रहे हो। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया, एक एक क्वेश्चन के पीछे मैंने आपको 5-5, 10 क्वेश्चन बताए। अगर मैं वही 50 क्वेश्चन बताता तो 50 क्वेश्चन को भी मैं 20 मिनट 30 मिनट में निपटा देता, लेकिन उसके पीछे मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाता। अगर उसके पीछे मैं ज़्यादा कुछ बताने लग गया तो वो जो है 1-1.5 घंटा चला जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मुझे सुझाव दीजिएगा कि ये सीरीज को ऐसे ही चलने देना है या फिर कुछ और फेरबदल करना है, आप लोग बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और लोगों तक, ताकि और लोग भी इसको देख सके और वो भी अपने सुझाव रख सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।